चोरी। उस रोज घड़ी में दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब विठल भाई पटेल ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर हुई वोटिंग का रिजल्ट बताने के लिए खड़े हुए। विठल भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष हुआ करते थे। आज के हिसाब से स्पीकर। उस दिन सदन में 2 बिल पर वोटिंग होनी थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। लेकिन इससे पहले कि अध्यक्ष वोटिंग का रिजल्ट बताते, असेंबली के बीचों बीच खाली जगह पर 2 बम आकर गिरे। जोर का धमाका हुआ और सदन में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद नारों की आवाज सुनाई देने लगी, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत हो। साथ में उछले कुछ पर्चे गुलाबी रंग के। ये HSRA के पर्चे थे जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह ने अपने साथियों को खास संदेश दिया। 1000 पैम्फलेट की बजाय एक अकेले एक्शन से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रोपेगेंडा बनाया जा सकता। वो जल्द से जल्द संगठन का संदेश आम लोगों और युवाओं तक पहुंचाना चाहते थे और इसके लिए जरूरी था एक बड़ा एक्शन, ताकि उनकी बात पूरे भारत तक पहुंचे। लाला लाजपत राय की हत्या के लिए HSRA ने सॉन्डर्स की हत्या से बदला लिया, लेकिन इस घटना ने उन्हें नकारात्मक प्रचार ज्यादा मिला। आम लोग अभी भी HSRA और क्रांति के दर्शन से बहुत दूर थे। इसलिए तय हुआ कि एक जोरदार धमाके से कम में बात नहीं बनेगी और धमाका भी ऐसी जगह करना था जहां से ब्रिटिश हुकूमत तक भी पहुंचे और लोगों तक भी। HSRA की मीटिंग हुई। कोलकाता से जतिन दा को बुलावा भेजा गया। अब बारी थी जगह तय करने की। आगरा में हिंग में मंडी के पास एक पुराने मकान की रेकी की गई। इस जगह मुफीद थी। फणींद्रनाथ घोष और कमलनाथ तिवारी कलकत्ता से केमिकल और बम बनाने का सामान लेकर यहाँ पहुंचे। काम शुरू हुआ और 1 महीने में जतिन दा ने सबको काम सिखा दिया। झांसी जंगलों में बम टेस्ट किए गए। हिंग की मंडी में एक मीटिंग रखी गई। HSRA के सब मेंबर मौजूद थे, सिवाय सुखदेव के, जो उस समय लाहौर में थे। पहले प्लान बना कि साइमन कमीशन को निशाना बनाना चाहिए, लेकिन इतने लंबे ट्रेवल के लिए पैसे नहीं थे। फिर तय हुआ कि दिल्ली असेंबली में धमाका किया जाएगा। भगत सिंह ने अपना नाम सामने किया, लेकिन सॉन्डर्स के मामले में पुलिस उनकी तलाश में थी, इसलिए सबने भगत के नाम से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद यहाँ के कमांडर थे और वो खास तौर पर भगत को भेजे जाने के खिलाफ थे। आखिर में बटुकेश्वर दत्त और शिव वर्मा को इस काम के लिए चुना गया। भगत सिंह और प्रेम, जब सुखदेव को इस बारे में पता चला तो वो एकदम बिखर पड़े और बोले, भगत को जाना चाहिए और कोई इस काम को सही से अंजाम दे ही नहीं सकता। भगत से बोले, तू कायर है, एक लड़की के चक्कर में मरने से डर रहा है। इसके बाद भगत सिंह ने सुखदेव को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में भगत सिंह लिखते हैं, मैं पूरे जोर से कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूं, लेकिन जरूरत के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं और यही वास्तविक बलिदान है। ये चीजें कभी मनुष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वह मनुष्य हो। निकट भविष्य में ही तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। भगत सिंह ने जूते क्यों बदले, अब इस कहानी पर एक नजर डालते हैं। इसके बाद भगत सिंह ने HSRA की एक और मीटिंग बुलाई और जिद पे अड़ गए कि अब वही जाएंगे। अंत में तय हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस काम को अंजाम देंगे। फरवरी और मार्च में भगत और बटुकेश्वर सीताराम बाजार दिल्ली में रहे। अप्रैल के पहले हफ्ते में दोनों नई सड़क के एक घर में शिफ्ट हो गए और यहीं पर रहकर उन्होंने पूरी प्लानिंग की। 6 अप्रैल को दोनों एक बार असेंबली में गए ताकि वहां की रेकी कर सके। जिस प्रकार फिल्मों की रेकी की जाती है, उसी प्रकार पूरी तरीके से स्पॉट की भी रेकिंग की गई अंजाम देने के लिए। 7 अप्रैल की रात सुखदेव लाहौर से भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी, सुशीला देवी को लेकर आए ताकि एक आखिरी बार वो भगत सिंह से मिल सके। पुरानी दिल्ली के कुदसिया बाग में इन लोगों की मुलाकात हुई। वे लोग भगत सिंह के पसंदीदा रसगुल्ले और नारंगी लेकर आए थे। 8 अप्रैल 1929 की सुबह
भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी ने भगत के माथे पर तिलक लगाया और 10:30 बजे भगत असेंबली के लिए निकल गए। भगत और बटुकेश्वर दिल्ली असेंबली के भवन में पहुंचे। साथ में एक तीसरा व्यक्ति भी था, जयदेव कपूर। गेट में एंटर करने से ठीक पहले भगत बटुकेश्वर से रुकने को कहते हैं। वो अपने हाथ से घड़ी निकालते हैं और जयदेव को पकड़ा देते हैं। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, क्रांति के महान क्षणों की गवाह रही थी। ये घड़ी भगत को सचिंद्रनाथ सान्याल ने दी थी, जिन्हें ये घड़ी रास बिहारी बोस से मिली थी। भगत नहीं चाहते कि पुलिस इसे अपने कब्जे में ले ले। घड़ी देने के बाद बटुकेश्वर भगत सिंह से कहते हैं चलो, लेकिन तभी भगत एक और बार ठहर जाते हैं। उनकी नजर जयदेव के जूतों पर पड़ती है। क्रांति की राह में कांटे हैं, सो जूतों का भी वही हाल हुआ है। भगत अपने जूतों को देखते हैं, एकदम नए। उन्हें खास तौर पर पुलिस की नजर से बचने के लिए वेशभूषा के तौर पर खरीदा गया है। भगत जयदेव से कहते हैं जूते बदल लो, ये वैसे भी अब मेरे किसी काम नहीं आने वाले। भगत सिंह की माँ मिलने आई। अब जिंदगी की जद्दोजहद में लगे बटुकेश्वर दत्त 1964 में बीमार पड़ गए। उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको इस हालत में देखकर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारियों को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान सूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है। खेद इस बात की है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, आज वह नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार के कान में जू रेंगी तो उन्हें दिल्ली एम्स हॉस्पिटल लाया गया, जिस दिल्ली में कभी उन्होंने बम फोड़ा था। आज वहां उन्हें स्ट्रेचर में लाया गया। उनके अंतिम दिनों में उनसे भगत सिंह की मां विद्यावती जी भी मिलने आई। बटुकेश्वर ने उन्हें अपनी आखिरी इच्छा बताई। वो चाहते थे कि उनका दाह संस्कार भी उनके मित्र भगत सिंह की समाधि के ठीक बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर बटुकेश्वर दत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के ही अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। भगत सिंह की मां तब भी उनके साथ थी। श्रीमती वीरेंद्र कौर संधू के अनुसार 1968 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि तीर्थ का उद्घाटन किया गया तो इस 86 वर्षीय विद्यावती जी ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने से पहले बटुकेश्वर दत्त की समाधि पर फूलों का हार चढ़ाया। बटुकेश्वर की इच्छा पूरी हो चुकी थी। वो सदा सदा के लिए भगत सिंह के साथ हो गए थे और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते रहें। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।